अभी आ रही? यस। आशीष जी कमेंट्स करके बताएं, अभी वॉइस आ रही है क्या आपके पास? हाँ, कमेंट्स करके बताएं कि अभी जो वॉइस है वो आपके पास आ रही है क्या? चलिए, तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इसको, पूरे कंसेप्ट को। आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कमेंट्स करें, वॉइस क्लियर हुई या नहीं हुई? आवाज आ रही है आपके पास या नहीं आ रही है? बताएं एक बार, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति में गुप्तकालीन साहित्य, और गुप्तकालीन साहित्य का एक वो पोर्शन जिसमें हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ग्रंथों पर चर्चा करनी थी। यहां तक अगर हम बात करें तो वराहमिहिर के जो ग्रंथ थे, या वराहमिहिर जो विद्वान हुए थे, खगोल शास्त्री हुए थे, गणितज्ञ हुए थे, ज्योतिषी हुए थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। वराहमिहिर के बाद अब हम बात करेंगे अगले विद्वान ब्रह्मगुप्त को लेकर के। ब्रह्मगुप्त से खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और आज की जो क्लास है वो गुप्त काल की लास्ट क्लास रहेगी। गुप्तोत्तर काल में आपको भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा। जो 4 से 5 प्रमुख वंश होंगे, जिसमें से हर्षवर्धन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर करके कल तक हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। और परसों हम लोग जो क्लास करेंगे वो प्री मिडिवल में स्टार्ट करेंगे, इस्लाम धर्म को लेकर के। सबसे पहले हम इस्लाम की बात करेंगे, और इस्लाम कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मगुप्त को लेकर के। ब्रह्मगुप्त जो है वो इस काल के एक विद्वान थे। ये गणितज्ञ थे, प्लस खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे और एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया था, इस खगोल शास्त्र पर, इन्होंने क्या किया, खगोल शास्त्र पर एक बेहतरीन ग्रंथ की रचना की थी, जिस किताब का नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। अब ये बुक जो है वो इनकी इतनी पॉपुलर हुई थी कि इस किताब का अरबी विद्वानों ने अनुवाद किया था। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत थी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अलावा एक बुक इनकी और थी, जिस बुक के बारे में बात करें उस बुक का नाम था खंड खाद्यक। इस किताब को लेकर के, खंड खाद्यक जो बुक है, इस किताब के अलग अलग नाम आपको अलग अलग किताबों में दिखाई देते हैं। तो दोनों ही किताबें आपको दिखाई देंगी, एक तो खंड खाद्यक और एक क्या दिखाई देगी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। दोस्तों, इन दोनों बुकों का सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों किताबों का अरबी अनुवाद होता है। क्या होता है? अरबी अनुवाद होता है। अरबी अनुवाद को भी आप लोग याद रखेंगे, इनका जो अरबी अनुवाद था वो अल जाफरी और एक व्यक्ति था अल बरूनी। ठीक है, दोनों ने किया हुआ था। तो अरबी अनुवाद एक तो किया किसने, अल जाफरी, और एक किसने किया, अल बरूनी। दोनों ने क्या किया, इसका अरबी अनुवाद किया हुआ था। अब अल जाफरी ने जो अनुवाद किया था उसको हम असित हिंद, क्या नाम से कहते हैं, असित हिंद। इसने जो अनुवाद किया अल जाफरी ने, उसको असित हिंद कहा जाता है। ठीक है, और अल बरूनी ने जो अनुवाद किया उसको अल अरकंद के नाम से जाना जाता है। इसका जो अनुवाद था उसको अल अरकंद के नाम से जाना जाता है। अल अरकंद के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्र पर इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और
खंड खाद्यक नामक एक ग्रंथ लिखे। दोनों ही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका अनुवाद जो होता है वो अरबी भाषा में होता है सबसे पहले। तो अल जाफरी ने असित हिंद के नाम से अनुवाद किया और अल बरूनी ने अल अरकंद के नाम से अनुवाद किया था। इसी टाइम पर इस व्यक्ति के समकालीन एक अन्य व्यक्ति भी आपको दिखाई देता है। हम बात करेंगे किसकी? ब्रह्मगुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे एक व्यक्ति भास्कर प्रथम। क्या थे? भास्कर प्रथम। अच्छा, भास्कर प्रथम जो है ये एक अन्य गणितज्ञ थे। क्या थे? एक अन्य गणितज्ञ थे। इनके समकालीन हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं के समकालीन थे। अब ये जो व्यक्ति थे कौन? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करें तो ब्रह्मगुप्त कहां के थे? राजस्थान में एक जगह पड़ती है जालौर, और जालौर में एक जगह पड़ती है भीनमाल। तो यहां पर भीनमाल के निवासी थे और इनके पिता का जो नाम था वो विष्णु था। तो राजस्थान के जालौर, और जालौर के कहां पर कस्बा पड़ता है? भीनमाल। और राजस्थान के जालौर और राजस्थान के भीनमाल में ये विष्णु नामक व्यक्ति के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? विष्णु। तो विष्णु के पुत्र थे। अब मैंने आपको क्यों लिखाया गया है कि ये प्रश्न जो है वो प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है कि ब्रह्मगुप्त के पिता का नाम क्या था। इन्होंने क्या काम किया? ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले पृथ्वी की जो परिधि थी वो बताने का प्रयास किया। पृथ्वी की परिधि इन्होंने कितनी बताई हमारे लिए? 500 योजन बताई। पृथ्वी की परिधि इन्होंने पृथ्वी की परिधि 500 योजन बताई। अब एक योजन में क्या होता है? बराबर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी होती है। एक योजन बराबर कितना होता है? 12 किलोमीटर होता है। और ब्रह्मगुप्त क्या कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसका जो पूरा परिधि है वो 500 योजन का है, और एक योजन में क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर का साक्ष आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। इसके अलावा इन्होंने वृत्तीय एवं चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत दिया। सेकंड जो फैक्ट है उसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी के नियमानुसार ही सभी चीजें पृथ्वी पर गिरती हैं। अब आप देखिए, ये जो पृथ्वी पर गिरने का कॉन्सेप्ट है ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल को भी यहां पर प्रदर्शित कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आप न्यूटन को जानते हैं, तो आप देखिए कि गुप्त काल में हम लोगों ने इस चीज को डेवलप कर लिया था। इसके अलावा इन्होंने अपने ग्रंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मस्फुट में 9 प्रकार के खगोलीय उपकरणों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। यानी कि ब्रह्मस्फुट में इन्होंने 9 प्रकार के खगोलीय उपकरणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वचालित जटिल यंत्र या स्वचालित जटिल यंत्र या स्वयंवाह यंत्र। स्वयंवाह यंत्र, ठीक है। इसके अलावा एक ब्रह्मगुप्त यंत्र था।
क्या था? ब्रह्मगुप्त यंत्र। 9 प्रकार के यंत्रों यानी उपकरणों का उल्लेख किया, और ये जो गति और सतत गमन की परिचायक हैं, ये भी फैक्ट दिया इन्होंने कि गति और सतत गमन की परिचायक है। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में आपको ये बातें बहुत कंठस्थ तरीके से याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले व्यक्ति को लेकर के। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही जस्ट भास्कर प्रथम के बारे में। तो भास्कर प्रथम जो थे, भास्कर प्रथम की बात करें, ये जो व्यक्ति था भास्कर प्रथम, अगला विद्वान है, ठीक है, और ये एक निषाद परिवार से हुआ करते थे, निषाद परिवार से थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 600 एडी माना गया है। क्या माना गया है? 600 एडी माना गया है। इन्होंने क्या किया? आर्यभट्ट के ग्रंथों को आधार बनाकर, आर्यभट्ट के ग्रंथों को आधार बनाकर इन्होंने क्या किया था? एक कंसेप्ट निकाला था, जिसका कंसेप्ट क्या हुआ था? अस्मकतंत्र। अस्मकतंत्र की रचना की, और आर्यभट्ट के ग्रंथों को आधार बनाया था अपने सारे के सारे कामों के लिए। और उसमें इन्होंने क्या स्टेप लिया? अस्मकतंत्र। अस्मकतंत्र क्या है? ये आर्यभट्टियम जो ग्रंथ था आर्यभट्ट का, उस आर्यभट्टियम पर भास्कर प्रथम के द्वारा लिखा गया एक टीका है। तो ये क्या है? ये आर्यभट्टियम पर लिखा गया टीका है। क्या है? आर्यभट्टियम पर लिखा गया टीका है। यह एक खगोल विशेषज्ञ थे। ये एक खगोल विशेषज्ञ थे। इन्होंने महाभास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य और भाष्य नामक ग्रंथ लिखे हुए थे। एक ग्रंथ का क्या नाम था? भाष्य नामक ग्रंथ लिखे थे। आप लोग याद रखेंगे इस पूरे कंसेप्ट को। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा भास्कर प्रथम। टीका क्या होता है? टीके के बारे में बताते हैं आपको। टीका क्या होता है? टीका होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है टीका, ठीक है, और एक होता है भाष्य। तो भाष्य तो क्या करेगा? किसी ग्रंथ की विशेषताएं बताएगा, ठीक है, या फिर उसको एक्सप्लेन करेगा। क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। और टीका का अर्थ क्या होता है? वह उस पर टिप्पणी होती है, वो उसकी कमियां गिनाएगा। क्या गिनाएगा? कमियां गिनाएगा। क्या गिनाएगा? कमियां गिनाएगा। तो आशीष जी क्लियर हुआ? टीका क्या होता है? एक टीका टिप्पणी करते हैं ना किसी के ऊपर। तो टीका जब किसी ग्रंथ पर लिखी गई है तो वो उसकी कमियां गिनाने के लिए लिखी गई है। और अगर किसी ने किसी ग्रंथ पर जैसे भाष्य लिखा है तो वो उसको उसकी विशेषता बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले विद्वान को लेकर के। अगला विद्वान था हमारे पास गोविंद स्वामी। क्या था? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो था वो लगभग 800 से 850 के बीच का व्यक्तित्व है,
800 से 850। अब आप असल मायने में देखें तो गुप्त काल तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने क्या है कि अप्रोक्स पूर्व मध्यकाल तक के जो साहित्य को लिखा गया था उसको इसी में कवर करवा दिया है। तो गुप्त काल का तो टाइम लगभग 500 550 के आसपास समाप्त हो जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी 800 से 850 में। ये एक व्यक्ति था, कौन था, जिसका नाम था, वो शासक था कहां का, केरल का। ठीक है, ये केरल के शासक, केरल के शासक जिसका नाम था रवि वर्मन। क्या नाम था, रवि वर्मन। तो केरल के शासक रवि वर्मन के दरबारी खगोलविद थे ये। क्या थे, रवि वर्मन के दरबारी खगोलविद थे। एक सेकेंड। यस, आवाज आ गई ना वापस से। तो ये बात कर रहे थे हम किसके बारे में, ये रवि वर्मन के, केरल का जो शासक था रवि वर्मन, उसके दरबारी खगोलविद थे और इसी व्यक्ति का एक शिष्य था। ठीक है, इस गोविंद स्वामी का एक शिष्य था जिसने क्या किया था,
बाद में जो कि रविवर्मन का दरबारी कवि बन गया था। एक शिष्य था शंकर नारायण। क्या था? शंकर नारायण था। इसका टाइम पीरियड 825 से लेकर के, शंकर नारायण था, इसका जो टाइम पीरियड है वह 825 से लेकर के और अप्रॉक्स 900 के आसपास रहेगा। यह व्यक्ति था। यह बाद में रविवर्मन का दरबारी बन जाता है। बाद में रविवर्मन का दरबारी बन जाता है। बाद में क्या होता है, ये रविवर्मन का दरबारी बन जाता है। तो ये दो व्यक्ति और आपको समझने थे। इसके बाद एक व्यक्ति दिखाई देता है आपको, बटेश्वर। अगला विद्वान कौन आएगा? बटेश्वर। बटेश्वर जो है ये पंजाब के थे, ठीक है, ये पंजाब के थे और अलबरूनी ने इसे वितेश्वरा कहकर के पुकारा है। इनकी जो टाइमिंग आएगी वो 880 के आसपास रहेगी। 880 एडी पंजाब के थे। इनको अलबरूनी ने वितेश्वरा कहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार वितेश्वरा और बटेश्वर एक ही व्यक्ति थे। ये आर्यभट्ट के अनुयायी थे। आर्यभट्ट के अनुयायी थे, महान गणितज्ञ हुए। महान गणितज्ञ हुए थे। इसके बाद बात करेंगे अगले विद्वान को लेकर के, जिनका नाम रहेगा श्रीपति। और श्रीपति जो है वो लगभग थे 11वीं शताब्दी के। अगले जो विद्वान है उनका नाम आ जाएगा श्रीपति। श्रीपति जो है दोस्तों वो 11वीं शताब्दी के रहेंगे। श्रीपति आर्यभट्टियम पर इन्होंने लिखा है। आर्यभट्टियम पर इन्होंने लिखा है और इन्होंने क्या लिखा? धीकोटी, ठीक है, धीकोटी। आर्यभट्टियम पर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था धीकोटी। इसके अलावा सिद्धांत शेखर तथा गणित तिलक इनकी ही अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा सिद्धांत शेखर एवं एक हो जाएगी इनकी गणित तिलक। क्या हो जाएगी? गणित तिलक। ये जो रचनाएं हैं दो अलग रचनाएं हैं, यानी कि अन्य रचनाओं में शामिल हो जाती हैं। ये अन्य रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद एक विद्वान दिखाई देते हैं आपको, श्रीधराचार्य। अगला व्यक्ति कौन है? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ये लगभग 991 ईस्वी के थे। 991 एडी। और ये हुगली के थे। कहां के थे? हुगली। हुगली से थे ये। 991 के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया था? एक बुक की रचना की थी। अच्छी किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम था त्रिशतिका। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये जो त्रिशतिका ग्रंथ है ये बीजगढ़ का जो बीजगणित जो होता है उसका श्रीधर नियम कहा गया है इसको। इस त्रिशतिका को बीजगणित का क्या कहा गया है? श्रीधर नियम कहा गया है। बीजगणित का श्रीधर नियम कहा गया है, ठीक है। और श्रीधर नियम का मतलब क्या होता है?
एक तरीके का हिंदू नियम। इसका एक मतलब निकलता है कि हिंदू नियम, ठीक है, क्या आ जाएगा, हिंदू नियम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ ग्रंथ थे। अब एक व्यक्ति दिखाई देंगे आपको इसके आगे, भास्कर द्वितीय। हमने भास्कर प्रथम को तो पढ़ा हुआ ही है, भास्कर द्वितीय जो दिखाई देते हैं आपको, भास्कर द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो भास्कर द्वितीय ने अपने से पहले ब्रह्मगुप्त के बारे में, श्रीधर के बारे में, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था पद्मनाभ, इनके बीज गणित का उल्लेख भास्कर द्वितीय ने किया है। अभी हम भास्कर द्वितीय की तरफ भी चलने का प्रयास करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस बात को नोट करके हम लोग लिख लेते हैं कि भास्कर द्वितीय ने अपने से पहले क्या किया है, भास्कर द्वितीय ने अपने से पहले ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त के अलावा कौन हो जाएगा, श्रीधर, और एक व्यक्ति क्या बताया मैंने, पद्मनाभ। श्रीधर और एक व्यक्ति क्या बताया मैंने आपको, पद्मनाभ। इन तीनों के बीज गणित का उल्लेख किया है। इन तीनों के बीज गणित का उल्लेख किया है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगले विद्वान को लेकर के, जिनका नाम रहेगा महावीराचार्य। ये जैन अनुयायी थे। कैसे थे, जैन अनुयायी थे, ज्योतिषविद थे और गणितज्ञ थे। ज्योतिषविद थे एवं गणितज्ञ थे महावीराचार्य। इन्होंने क्या किया था, विश्व में सबसे पहले एक सिद्धांत दिया। जो मैथ्स में आप पढ़ते हो, क्रमचय एवं संचय, कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्रमचय एवं संचय, कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, उसकी संज्ञा निकालने का काम किया था। कॉम्बिनेशन की संज्ञा निकालने का क्या दिया, फॉर्मूला दिया सबसे पहले। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह जो है वो बीजगणित एवं ज्यामिति पर लिखा हुआ ग्रंथ था। बीजगणित एवं ज्यामिति पर लिखा गया। ठीक है भाई। अब इस गणित सार संग्रह का क्या है, तेलुगु में अनुवाद किया गया था। क्या किया गया था, तेलुगु में इसका अनुवाद हुआ था, इस ग्रंथ का। बीजगणित एवं ज्यामिति का एक ग्रंथ है, इसका अनुवाद हुआ था गणित सार संग्रह का तेलुगु भाषा में। तेलुगु अनुवाद हुआ था इसका, और जो तेलुगु अनुवाद हुआ था इसका वो पावुलुरी मल्लन, किस नाम से, पावुलुरी मल्लन, इसका तेलुगु में अनुवाद हुआ पावुलुरी मल्लन के द्वारा, जिसने नाम क्या दिया इसको, सार संग्रह गणितम। इसको नाम क्या दिया, सार संग्रह गणितम।
सार संग्रह गणितम। हम महावीराचार्य की बात कर रहे थे, तो ज्योतिष पटल एवं शतत्रिंशक इनकी अन्य रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी ज्योतिष पटल और एक हो जाएगी शतत्रिंशक। तो यहां तक महावीराचार्य को पढ़ा। अब पढ़ेंगे भास्कर द्वितीय को, क्योंकि 1114 के आसपास जो है महाराष्ट्र के खानदेश में इनका जन्म हुआ था। भास्कर द्वितीय का प्रसिद्ध जो ग्रंथ लिखा था भास्कर द्वितीय ने, वो सिद्धांत शिरोमणि लिखा था। तो अब बात करते हैं किसके बारे में? भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य द्वितीय। ये 1114 ईस्वी के थे, महाराष्ट्र के खानदेश में जन्मे हुए। 1114 एडी, खानदेश महाराष्ट्र से थे। खानदेश महाराष्ट्र से हुआ करते थे। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था सिद्धांत शिरोमणि। क्या था? सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। इस सिद्धांत शिरोमणि के बारे में बात करें तो इसके कुछ पार्ट्स किए गए। क्या किए गए? पार्ट्स किए गए, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोला, 4 पार्ट दिखाई देते हैं। लीलावती पहला, दूसरा हो जाएगा बीजगणित, तीसरा हो जाएगा ग्रहगणित और चौथा हो जाएगा गोला। ठीक है। अब ये जो लीलावती था, इसे पाटीगणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग पाटीगणित भी कहते हैं। इसमें क्षेत्र व्यवहार का एक अध्याय मिलता है। क्षेत्र व्यवहार क्या मिलता है? एक अध्याय मिलता है हमें, जिसका नाम क्या हो जाएगा? क्षेत्र व्यवहार। और वो किस में मिल रहा है? लीलावती में। अब जो क्षेत्र व्यवहार अध्याय मिल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं आपको। क्या दिखाई गई हैं? इस क्षेत्र व्यवहार में जो चीजें आती हैं उनको हम पॉइंट बाई पॉइंट एक एक करके यहां पर गिनेंगे। उन चीजों में सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर प्रश्न दिखाई देंगे आपको। समकोण त्रिभुज पर प्रश्न। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें तो समकोण त्रिभुज के अलावा इसमें आपको दिखाई देता है त्रिभुज एवं चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर प्रश्न। क्या दिखाई देता है? त्रिभुज एवं चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर प्रश्न। त्रिभुज एवं चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर प्रश्न। थर्ड क्या दिखाई देता है? थर्ड दिखाई देता है पाई का मान। क्या दिखाई देता है? पाई का मान इसमें आपको दिखाई देगा। पाई का मान भी दिखाई देगा। फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो गोलों का तल एवं आयतन निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं। गोलों का तल एवं आयतन निकालने के फॉर्मूले। तो भाई साहब भास्कराचार्य द्वितीय तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गए, और इसी को लीलावती को पाटीगणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलावती को पाटीगणित भी कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इनके कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। सुलभ प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं,
वो भी है, ठीक है। और शून्य वस्तुतः अनंत है, शून्य वस्तुतः क्या है, अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं हो सकता, जो कहीं भी विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत दिए किसने, ये सारे के सारे सिद्धांत दिए थे भास्कराचार्य द्वितीय ने। अब तक जो मैंने बात की इस पूरे क्लास में, इस पूरे कंसेप्ट में, वो बात की थी खगोलीय ग्रंथों पर, या फिर हम बात करें कि साइंस, ठीक है, एंड टेक, साइंस एंड टेक के ग्रंथों पर। उससे पहले मैंने सामान्य ग्रंथों पर बात की थी, जो मोस्टली आपका जो साहित्य था, ठीक है। तो साहित्य नॉर्मल वाला साहित्य हो गया, जिसमें नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य, इस तरीके की चीजें। फिर साइंस से टेक के ग्रंथ हो गए, और अब हम पढ़ेंगे आगे कि इस काल में चिकित्सा शास्त्र पर कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ कौन कौन से थे, तो चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों पर आगे बढ़ते हैं। इसको आज के आज कंप्लीट करके चलेंगे, तो परेशान होने की थोड़ी सी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, मेरे साथ जुड़ करके रहना है क्लास में, रेगुलर कंप्लीट कर लीजिए इसको। चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों में सबसे पहला जो नाम आएगा वो चरक का आता है। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ। इस चिकित्सा शास्त्र में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है किसका, चरक का। चरक जो है वो एक काय चिकित्सा के प्रणेता माने गए हैं, काय चिकित्सा के प्रणेता माने गए हैं। क्या माने गए हैं, काय चिकित्सा के प्रणेता माने गए हैं। काय चिकित्सा का मतलब क्या होता है, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं काय चिकित्सा के प्रणेता माने गए हैं, ठीक है। और ये जो चरक थे ये कौन थे, ये कनिष्क के राजवैद्य थे। क्या थे, ये कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे चरक संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चरक संहिता कहा जाता है। अब चरक संहिता जो है वो काय चिकित्सा का सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये जो चरक संहिता है यह एक विद्वान थे जिनका नाम था महर्षि आत्रेय। इन महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है। किसके उपदेशों पर आधारित है, महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है। इस चरक संहिता को अलबरूनी ने क्या कहा है, चिकित्सा यानी औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की संज्ञा दी है। औषधि शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की संज्ञा दी है। ठीक है, संज्ञा दी है। इसमें क्या है, चरक संहिता की ही बात कर रहे हैं। 120 अध्याय हैं
और 8 खंड हैं, ठीक है। इन खंडों को स्थान कहा गया है। क्या कहा गया है? इन खंडों को स्थान कहा गया। स्थान क्या कहते हैं? तो भाई साहब ये था कौन? चरक। दूसरा जो विद्वान था उसके बारे में बात करते हैं, आइए। दूसरा विद्वान था इसमें नागार्जुन। सेकंड नंबर पर व्यक्ति आएगा कौन? नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में बात करें तो ये रसायन के थे। किसके थे? रसायन के। केमिस्ट्री जो होती है, रसायन शास्त्र के आचार्य थे। नागार्जुन रसायन शास्त्र के आचार्य थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भी थे ये। क्या थे? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे तथा आयुर्वेद के ज्ञाता थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इन्होंने रस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया था। क्या किया था? रस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। पारे की भस्म बनाने, पारे की भस्म बनाने का आविष्कार किया। एवं पारे की खोज की थी। आपने सुना होगा ना, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, चांदी भस्म, यानी कि धातुओं की भस्म बनाई जाती है जिससे इलाज करते हैं। आयुर्वेद में जब आप जाओगे तो वैद्य जी आपको भस्म देते हैं खाने के लिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो उस तरीके की चीजें इन्होंने डेवलप की थी। इनका एक अन्य ग्रंथ था रस रत्नाकार। रस रत्नाकार इनका एक अन्य ग्रंथ था, जिस ग्रंथ में इन्होंने यह सिद्ध किया कि सोना, चांदी, तांबा आदि में रोग निवारण क्षमता होती है। ये बात इन्होंने इसमें सिद्ध करने का प्रयास किया। रस रत्नाकार के नाम से इनका एक ग्रंथ हुआ करता था। तीसरे विद्वान थे जिनका नाम था सुश्रुत। ये जो सुश्रुत थे ये यूपी के थे रहने वाले। काशी जहां पड़ता ना, यूपी में, काशी यूपी के थे। इन्होंने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त की थी किस व्यक्ति से? शिक्षा प्राप्त की थी धन्वंतरी। ठीक है। धन्वंतरी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने क्या किया? सुश्रुत संहिता
ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ चिकित्सा पर था। किस पर था? सुश्रुत संहिता चिकित्सा पर था, और चिकित्सा अथर्ववेद में इसका हिस्सा माना गया, यानी चिकित्सा अथर्ववेद का हिस्सा माना गया इसको। चिकित्सा अथर्ववेद का हिस्सा माना गया है। सुश्रुत संहिता। अब इस सुश्रुत संहिता में क्या मिलता है आपको, इस ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस सुश्रुत संहिता में 184 तो अध्याय मिलेंगे। कितने अध्याय मिलेंगे? 184 तो अध्याय मिलते हैं। 1120 बीमारियों का वर्णन है। कितनी बीमारियों का वर्णन है? 1120 बीमारियों का वर्णन है। इसमें 300 प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं का उल्लेख है। सर्जिकल प्रक्रिया इन द सेंस, अपन डॉक्टर जो चीरफाड़ करता है, सर्जरी जो करता है उसमें। और इसके अलावा 8 श्रेणियों में, 8 श्रेणियों में मानव सर्जरी का उल्लेख है। मानव सर्जरी। इसके अलावा पशु, पौधों एवं खनिज की, पशु, पौधों एवं खनिज मूल की 700 दवाओं का उल्लेख है। तो ऐसा नहीं लगता कि एमबीबीएस कराने के टाइम पे यही पढ़ाना चाहिए बच्चे को? लगता है, नहीं लगता है? तो 700 मूल दवाओं का, खनिज मूल की 700 दवाओं का उल्लेख है। ये जो ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, ठीक है, ये आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ है। भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत ग्रंथ माना गया है। तो लिखिए यहां तक एक बार फटाफट से। सबसे प्राचीनतम क्या माना गया? ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखो अभी बताएंगे आपको और क्या क्या मिलता है। तो संस्कृत ग्रंथ हो गया। इसमें इसमें और क्या क्या चीजें मिलेंगी? इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी, किसके बारे में मिलेगा? कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में इसमें दिखाई देता है। नेत्र की शल्य चिकित्सा क्या होती है उसके बारे में भी वर्णन मिलेगा। आंखों के ऑपरेशन कैसे होते हैं, नेत्र शल्य चिकित्सा। इसके अलावा मधुमेह, डायबिटीज एवं मोटापा, दोनों के बारे में मिलेगा। इसके बाद बात करें हम लोग तो मोतियाबिंद का भी इसमें उल्लेख है। आंखों का एक रोग है ना, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के अलावा इसमें दिखाई देता है आपको छेदन क्रियाओं का
सूक्ष्म वर्णन छेदन क्रियाओं का सूक्ष्म वर्णन, और एक इसमें मिलता है आपको स्वविच्छेदन। स्वविच्छेदन का मतलब क्या होता है, यानी कि पोस्टमार्टम करते हैं ना हम लोग, स्वविच्छेदन, ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं। स्वविच्छेदन और शल्य प्रक्रिया, यानी जब कोई डॉक्टर ऑपरेशंस करते हैं तो उस प्रक्रिया में 121 लोहे के उपकरणों के प्रयोग होने का भी इसमें क्या दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है। यानी कि शल्य प्रक्रिया में प्रयुक्त, शल्य प्रक्रिया में प्रयुक्त 121 लौह उपकरणों की सूची मिलती है। किनकी सूची मिलती है, लौह उपकरणों की सूची मिलती है। इन्हें सर्जरी एवं प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा गया है। तो चरक के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी सुश्रुत के बारे में बात कर रहे थे। चरक तो इससे पहले पढ़ लिया हमने। तो ये सर्जरी एवं प्लास्टिक सर्जरी के क्या कहे गए हैं, जनक कहे गए हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट सुश्रुत को लेकर के था। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला जो विद्वान आपको दिखाई देगा चिकित्सकीय ग्रंथों में, वो था बाघभट्ट। क्या नाम है इसका, बाघभट्ट। अष्टांग हृदय संहिता, अष्टांग हृदय संहिता ग्रंथ लिखा, जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय संहिता इन्होंने लिखा। अष्टांग हृदय ग्रंथ, अष्टांग संग्रह ग्रंथ भी आपको दिखाई देगा। अष्टांग संग्रह ग्रंथ भी कहा गया है इसको, अष्टांग संग्रह ग्रंथ भी कहा गया है। ठीक है। एक व्यक्ति थे यहां पर 5वें नंबर पर, धन्वंतरी। भैया धन्वंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे ये। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में गुप्त काल में हमने पढ़ा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में धन्वंतरी थे। ये जो थे धन्वंतरी, इन्होंने क्या किया था, ये प्रसिद्ध आयुर्वेद के ज्ञाता थे, एवं इनको भी हम लोग शल्य चिकित्सक मानते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक थे और शल्य चिकित्सक इनको हम मानते हैं। इन्होंने निघंटू की रचना की थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। निघंटू जो है आयुर्वेद की एक रचना है। ये धन्वंतरी थे। एक ग्रंथ दिखाई देता है, आशीष कुमार कह रहे हैं कि सर पिक्चर्स नहीं आ रहा है और वॉइस भी नहीं आ रहा है, क्यों आशीष, क्या दिक्कत आ रही है पिक्चर्स और वॉइस में, बताओ मुझे कहां परेशानी आ रही है आपको। क्या मेरी वॉइस और पिक्चर्स अभी नहीं आ रही है आपके पास, वापस बताइए कमेंट्स करके, रिफ्रेश कर देता हूं मैं इसको एक बार।
एक बार बताइए मुझे कि मेरी वॉइस आपके पास अभी आवाज आ रही है क्या आपको? आशीष कुमार, आप लाइव जुड़े हुए हैं, कमेंट्स करके बताइए कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पालकाप ने क्या किया था, पशु चिकित्सा पर लेखन किया हुआ था। हस्तायुर्वेद, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो कि बहुत अच्छा ग्रंथ था, हाथियों की चिकित्सा पर आधारित था। इन्होंने ग्रंथ लिखा था हस्तायुर्वेद। ये ग्रंथ हाथियों की चिकित्सा पर था। किस पर था? हाथियों की चिकित्सा पर था। इसके अलावा एक ग्रंथ दिखाई देता है आपको, नवनीतकम। ये जो नवनीतकम ग्रंथ था, ये आयुर्वेद का ग्रंथ था। और ये नवनीतकम जो है वो 1890 में कूची से प्राप्त हुआ था। कूची जो है वो तुर्किस्तान में एक जगह पड़ती है, पूर्वी तुर्किस्तान। और इस नवनीतकम का जो लेखक है वो अज्ञात है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक जो है वो अज्ञात है पूरे तरीके से। हमें पता ही नहीं है कि वो लेखक कौन है। ठीक है भाई। तो यहाँ तक क्या आपको आशीष मेरी बात सुनाई दे रही है? आप समझ पा रहे हैं क्या? आपके पास आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए मुझे। मुझे क्या है, ये पूरा वीडियो अभी जो है कंप्लीट करवाना है। मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए। तो आप एक बार कमेंट्स कर दीजिए अगर आप क्लास में जुड़े हुए हैं तो। चलिए, मे भी हो सकता है आप सुन नहीं पा रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा हमें कुछ अन्य ग्रंथ दिखाई देंगे जो गुप्तकालीन रहेंगे, और गुप्तकालीन अन्य ग्रंथों पे हम लोग चर्चाएं करते हैं। गुप्तकालीन अन्य ग्रंथ, सबसे पहले इसमें हम लेंगे दिग्नाक को। दिग्नाक जो था ये एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था। ये जो है तर्कशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। ठीक है। इसने बौद्ध धर्म में न्याय शास्त्र की स्थापना की। बौद्ध धर्म में न्याय शास्त्र की स्थापना की।
और तर्क पुगेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इसकी उपाधि थी। क्या थी? यह इसकी उपाधि थी, तर्क पुगेव। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे करके। एक व्यक्ति था कुमारदास, क्या नाम था? कुमारदास। सेकंड नंबर पे लिख देता हूं कुमारदास। और कुमारदास ने जानकी हरण की रचना की। इसका कथानक रामायण से लिया गया। कथानक कहां से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग एक बहुत बढ़िया विद्वान, ठीक है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, विष्णु शर्मा, जिन्होंने मूल रूप से पंचतंत्र की रचना की थी। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचतंत्र जो है ये मूल नाम है इस ग्रंथ का, लेकिन इस ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, एक अन्य नाम से और जानते हैं। तंत्राख्यायिका। ठीक है, इसका मूल नाम क्या हो जाएगा? पंचतंत्र हो जाएगा। इसमें क्या मिलता है? कुल 70 नीति कथाएं मिलती हैं। कितनी कथाएं मिलती हैं? कुल 70 नीति कथाएं मिलती हैं। इसके 5 खंड हैं। कितने खंड हैं? इसके 5 खंड हैं। नंबर 1 जो खंड है वो है मित्र भेद। नंबर 2 पे जो खंड है वो है मित्र संपत्ति। नंबर 3 पर जो खंड है वो काकोलकीय, क्या माना जाएगा? काकोलकीय। और नंबर 4 पे जो इसका खंड माना जाता है वो लब्ध प्रणास। लब्ध प्रणास। और नंबर 5 पर जो इसका खंड माना जाता है वो खंड माना जाता है अपरिच्छित कारक। क्या माना जाता है? अपरिच्छित कारक माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में क्या हुआ था? इस ग्रंथ का सबसे पहला अनुवाद, इस ग्रंथ का सबसे पहला जो अनुवाद हुआ था वह हुआ था खुसरू अनासिक्श्वान। ठीक है, अनासिक्श्वान। और ये जो अनुवाद था वो पहलवी भाषा में था। ये जो पुस्तक है सर्वाधिक भाषाओं में और सर्वाधिक बार अनुवादित पुस्तक है। ठीक है, सर्वाधिक भाषाओं में तथा सर्वाधिक बार अनुवादित पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, अब जो अनुवाद हुए उन अनुवादों के बारे में अगर बात करें तो वो किस तरीके से दिखाई देंगे? देखिए,
मुगल काल में अनुवाद दिखाई देता है हमें, वो अनुवाद दिखाई देता है आयरे दानिश, आयरे दानिश के नाम से, और आयरे दानिश के नाम से अनुवाद दिखाई देता है तो मुल्ला हुसैन वाइज कासिकी के द्वारा किया गया था। मुल्ला हुसैन वाइज कासिकी। इसके बाद अरबी जो अनुवाद है इसका वो कलीला दिमना के नाम से जाना जाता है। अरबी अनुवाद कलीला एवं दिमना के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इसका एक अनुवाद और हुआ था अनवारे सुहेली के नाम से, जो कि अबुल फजल ने किया था। अनवारे सुहेली, ये अनुवाद किया था अबुल फजल ने। तो प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। इसी काल में इसके अलावा एक विद्वान और आपको दिखाई देते हैं जो थे कणाद ऋषि। कौन थे? कणाद ऋषि। ये जो व्यक्ति था कणाद ऋषि, ये वैशेषिक दर्शन एवं अणु सिद्धांत के प्रणेता कहे जाते हैं। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो हम लोग आज परमाणु बम नहीं बना पाते। जो पावर्स हम लोगों ने आज की है वो सब इन्हीं के आधार पर है। तो यहां जाकर के हमारा गुप्त काल के सभी विषय पूर्ण है। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। और दोस्तों, अब हम कल की क्लास में गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, और कल जो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अधिक से अधिक आप बच्चों को बताएं कोर्स के बारे में। पेड कोर्स ये है, और अभी क्या होगा इसमें, जैसे एक बार मान लो 1947 तक आपने पूरा पढ़ लिया तो पूरा कंप्लीटली जब हिस्ट्री हो जाएगा तो फिर अपन एंशिएंट से स्टार्ट कर देंगे, तो वो वीडियोस रिकॉर्डेड हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर क्लास आपकी रुकेगी नहीं। और अभी मैं सबके लिए 2 साल की वैलिडिटी इसमें कर दूंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो प्रमोट करिए इस कोर्स को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल वापस नई क्लास में मुलाकात करते हैं।